ओके। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बंगाल में इलियासी से शुरुआत किया हम लोगों ने, इलियास शाही डायनेस्टी से स्टार्ट किया, देन हिंदू रूल लेकर आए, देन अगेन इलियास शाह डायनेस्टी को लेकर आए, देन कौन आ गया, हबसीस आ गए, और हबसीस के बाद आ गए हुसैन शाही डायनेस्टी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हुसैन शाही डायनेस्टी के बारे में। ये हुसैन शाही कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इन्होंने आने के बाद क्या क्या किया, कैसे चीज़ों को एक्सपेंड किया, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा समझेंगे। तो कौन है, तो हुसैन शाही में कौन आएंगे, पहले फर्स्ट रूलर जिन्होंने हुसैन शाही की स्टार्टिंग की थी उनका नाम है अलाउद्दीन हुसैन शाह। क्या नाम है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। कब से, तो 1449 से लेकर 1519 सीई, 1494 से लेकर 1590 सीई। अब देखिए ये जो टाइम पीरियड है 1494 से 1590, अब दिल्ली सल्तनत से कंपेयर कीजिएगा तो फिर वहाँ पर कौन थे, लेकिन अभी तक मुगल नहीं आए हैं, मुगल तो 1526 में आ रहे हैं, पानीपत के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अभी लोधी डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी है इस वक्त, लोधी डायनेस्टी है। ठीक है, इब्राहिम लोधी को बाबर हराएगा ना, तो इब्राहिम लोधी को जब आओ तो 1526 में हरा रहा है। तो अभी दिल्ली में कौन सी डायनेस्टी है, सॉरी दिल्ली में अभी दिल्ली डायनेस्टी है, और कौन है, लोधी साम्राज्य है, वहाँ पर लोधी डायनेस्टी, और यहाँ पर कौन है बंगाल में, हुसैन शाही डायनेस्टी। तो लिखिएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में लिखिए, फाउंडर ऑफ हुसैन शाही डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ हुसैन शाही डायनेस्टी। कब से कब तक, तो 1494 में इस्टेब्लिश किया, और कब तक लेके गए, 1538 सीई तक। इतने सालों तक यहाँ पर बंगाल में हुसैन शाही डायनेस्टी रही। ये तो खैर 1590 में चल बसे, उनके जाने के बाद भी कुछ समय तक ये डायनेस्टी बरकरार रही। इनके बारे में लिखिए, तो ये बंदा जो था अच्छा रूलर था, ये बंदा जो था ये अच्छा रूलर था। इसने एक्सपेंशन वगैरह पर तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन इसने बंगाल को कल्चरली बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक्सपेंशन भी किया, लेकिन कल्चरल रिनाइंसेंस इसका बंगाल में बड़ा अच्छा था। इधर समझिए कि बंगाल में बंगाली लैंग्वेज का इनरिचमेंट इसी के टाइम पर हुआ। ये पब्लिक वर्क के लिए बहुत अच्छा इसको माना गया। ठीक है, तो इसके बारे में अब लिखिए, हाँ लिखिएगा, ही ब्रॉट ए कल्चरल renaissance in Bengal, cultural renaissance in Bengal, and the Bengali language enriched, and the Bengali language enriched
ए लॉट। कल्चर को इसने बहुत अच्छे से जोड़ा, कल्चरल रिनेसेंस को लाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही कॉन्कर्ड कामरूप। कामरूप बताया था कौन सा, आज का मॉडर्न असम वाला एरिया, यानी कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। कामरूप, असम, मॉडर्न, कमाता, जाजनगर, ये सब तो जाजनगर आज भी मौजूद है, एंड उड़ीसा। ठीक है, कहाँ तक, उड़ीसा तक। नेक्स्ट लिखिएगा, यही ब्रैकेट में लिखिए, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड वे मोर टू चिटगांव, extended more way to Chittagaon, which witnessed the arrival of the first Portuguese मर्चेंट्स। तो जब पोर्टुगीज मर्चेंट्स कहाँ पर, बंगाल में आए, तो उस वक्त बंगाल का राजा कौन था, अलाउद्दीन हुसैन शाह। उस वक्त बंगाल में कौन सी डायनेस्टी थी, तो हुसैन शाही डायनेस्टी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, आने को तो 1498 में आ गए पोर्टुगीज, तो इसके आने के बाद देखिए ये 1494 में आया, राजा बना है, और पोर्टुगीज आए हैं 1498, 1494 में वास्को डी गामा। उससे पहले कोलंबस निकला, तो कोलंबस इंडिया की खोज करने के बदले कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। और ये कहाँ आ गया, वास्को डी गामा केप टाउन से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहाँ आ गया, इंडिया आ गया, क्योंकि इसके बोट में उस वक्त एक गुजराती सेलर भी मौजूद था। उसी ने रास्ता वगैरह करते हुए ढूंढते ढांढते लोग पहुंच गए कहाँ, गोवा, पुलिकट। ठीक है, लेकिन जब वहां पर आए तो उसके बाद वो और भी एरिया पर बढ़ने लगे, तो वो जब ईस्ट कोस्ट यानी बंगाल में पहुंचे पोर्टुगीज, तो उस वक्त हुसैन शाही डायनेस्टी बंगाल में थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, लिखिए he paid great respect to the Vaishnavite संत। कौन, तो उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, जो एक वैष्णवाइट संत थे, वो भी इसी के टाइम पीरियड में बंगाल में थे, और उनको इसने बहुत ही अच्छे से इज्जत सम्मान दिया।
ठीक है। और इसके समय ये भी कहा जाता है कि ये हिंदू लोगों को या हिंदू पॉपुलेशन को तंग नहीं करता था, बल्कि उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट तक इसने दे रखे थे। इसने इम्पोर्टेंट पोस्ट तक दे रखे थे। बहुत सौ को तो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी इसने दिया था। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए कॉन्फ्लिक्ट विथ किसके साथ, तो सिकंदर लोधी। कॉन्फ्लिक्ट विथ सिकंदर लोधी। कॉन्फ्लिक्ट विथ सिकंदर लोधी, बट ended with peace treaty। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी, अलाउद्दीन हुसैन शाह की। अब यहां से क्या होता है, लिखिएगा, he died in 1518 CE। He died in 1518 CE। Then his son Nasib Khan ascended the throne under the टाइटल ऑफ, कौन सा टाइटल, तो नसीरुद्दीन नरत शाह। नसरुद्दीन नरत शाह, सॉरी नरत नहीं, नसरुद्दीन नसरत शाह, NASRAT, नसरत शाह। नसरुद्दीन नसरत शाह के नाम से गद्दी पर बैठा कौन, उसका बेटा नसीब खां। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा नसीब खां के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ कहानी क्लियर है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह ने हुसैन शाही डायनेस्टी की शुरुआत की। इसने बंगाल के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा एडिशन किया। इसी के टाइम पर वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु थे, और इसने मतलब वो तो जो बढ़ाया सो बढ़ाया। इसका कॉन्फ्लिक्ट सिकंदर लोधी के साथ हुआ, और वहाँ पर फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद इसकी डेथ हो जाती है, और इसके बाद इसका बेटा नसीब खां गद्दी पर बैठता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हुसैन शाही डायनेस्टी की शुरुआत अलाउद्दीन हुसैन शाह ने की। इसके टाइम पर वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु थे, और इसका कॉन्फ्लिक्ट सिकंदर लोधी से होता है, और ये 1518 में इसकी डेथ होती है, और इसके बाद इसका बेटा नसीब खां थ्रोन पर बैठता है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो अब किसके बाद, अलाउद्दीन हुसैन शाह के बाद उनका बेटा कौन, नसीब खां। और नसीब खां किसके नाम से, तो नसरुद्दीन, किस नाम से, नसीरुद्दीन नसरत शाह के नाम से थ्रोन पर बैठता है 1518 टू 1533। ठीक, अब इसकी जो कहानी है, तो इसकी कहानी में बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है,
इसकी कहानी में कुछ खास नहीं है। इसकी कहानी में ये है कि अगर ये यहाँ है तो दिल्ली में कौन है इसके टाइम पर कंटेम्प्ररी, ऐसे लिखिएगा, या वो ये लाइन लिख लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा ही मैरिड इब्राहिम लोधीज डॉटर। इब्राहिम लोधी की बेटी से इसने शादी किया था। इसका मतलब है कि नुसरत शाह या नसरत शाह, यहाँ पर कई जगह आपको ये नुसरत शाह भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या? नुसरत शाह, कहीं पर नसरत कहीं पर नुसरत, तो कंफ्यूज नहीं होगा, नुसरत मान लीजिएगा या नसरत मान लीजिए। बस यही है कि ये आदिल हुसैन शाह का बेटा था। ठीक, तो ये नुसरत शाह जो है ये इब्राहिम लोधी की डॉटर यानी उसकी बेटी शादी कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर बंगाल में नुसरत शाह है तो दिल्ली में कौन है? इब्राहिम लोधी। तो नुसरत शाह के कंटेम्प्ररी दिल्ली सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोधी है। और देखिए इसका टाइम पीरियड 1533, यानी कि इसी के टाइम पीरियड पर अब क्या होगा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब होगा तो नुसरत शाह क्या होगा? ये अपने आप को न्यूट्रल कर देगा, ये इब्राहिम लोधी की मदद नहीं करने जाता है। ठीक है ना? तो लिखिएगा। ठीक, हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नसरुद्दीन नुसरत शाह में। देखिए गेव शेल्टर, ही गेव शेल्टर या हाँ शेल्टर टू अफगान रेबल चीफ्स। और ये किसके टाइम पर? इब्राहिम लोधी के टाइम पर। अफगान रेबल चीफ्स ड्यूरिंग, या ऐसे अफगान लोधी ऑफ लोधी के जो अफगान रेबल चीफ्स तो उनको ये शेल्टर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ही मेड ट्रीटी विथ बाबर। ही मेड ट्रीटी विथ बाबर। कब? क्यों? ताकि इसका क्या हो? बचा ले। ही मेड ट्रीटी विथ बाबर एंड सेव्ड बंगाल फ्रॉम बाबर इन्वेजन। तो बाबर बंगाल पर अटैक ना करे, इस वजह से ये क्या करता है? बाबर के साथ ट्रीटी साइन करता है। BABUR बाबर, BABUR बाबर। बाबर से ट्रीटी साइन कर लेता है और बंगाल को बाबर के इन्वेजन से बचा लेता है। बट कब तक चलेगा? तो अंत में क्या होता है लिखिएगा। ही वॉज assassinated in 1532 CE। 1532 में इसका एसेसिनेशन यानी कि इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसकी हत्या करने के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है एंड सक्सीडेड बाई
एंड सक्सीडेड बाय हिज सन, कौन? तो अलाउद्दीन फिरोज शाह। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये जितने भी आप नाम देख रहे हो बंगाल वाले, या आप नाम देखे कहाँ के, बहमनी किंगडम के, वो दिल्ली सल्तनत के रूलर से मिलते जुलते नाम हैं। इसका मतलब है कि इनकी जो सीरीज, जो स्टार्टिंग फेज की सीरीज होगी, यानी इनके जो पूर्वज होंगे वो कहीं ना कहीं आपस में सेम रहे होंगे। और देखा जाए तो पूरा बंगाल या बहमनी किंगडम दिल्ली सल्तनत के अफगान रूलर्स जो थे, या अफगान कर रहे हैं, जो इस्लामाइज टर्क्स थे, उन्हीं का तो एक्सपेंशन है। तो टर्किश नाम जो था, जो इस्लामाइज टर्क्स अपना नाम रखते थे, वही नाम ये लोग भी रखेंगे, कोई अलग का नाम लाएंगे नहीं। लेकिन जब मुगल्स आएंगे तो मुगल का नाम डिफरेंट मिलेगा आपको। मुगल्स का नाम दिल्ली सल्तनत के राजाओं से मिलता जुलता नहीं है, मिलेगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत के राजा, बहमनी के सुल्तान और बंगाल के सुल्तान, इन सबों के नाम आपको मिलते जुलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब के सब कहाँ के हैं? इस्लामाइज टर्क्स हैं। और इनकी शुरुआत एक ही जैसी है, इनके कबीले लगभग लगभग सेम रहे हैं। उन्हीं कबीलों से ये अलग 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 हुए हैं, छिटके हैं। तो इसलिए कोई शाह है, कोई फिरोज है, कोई गियासुद्दीन है, तो सब एक ही जैसे नाम आपको मिलेंगे। बस अंतर किसका है? कबीले का नाम का अंतर है। ठीक है। तो अब कौन आ गया? अलाउद्दीन फिरोज शाह। लेकिन अब इसके पीछे भी कहानी है, लिखिएगा, इस यहीं पर डायरेक्ट लिख लीजिएगा। बट ही वॉज assassinated by his uncle गियासुद्दीन महमूद शाह। गियासुद्दीन महमूद शाह। तो अब इसको कौन, इसी का अंकल ही अलाउद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके कौन आ गया गद्दी पर? गियासुद्दीन महमूद शाह। तो इसके बारे में लिखिए। गियासुद्दीन महमूद शाह, इसकी क्या कहानी है? 1533 टू 1538 CE। तो यहाँ क्या कहानी चलती है? तो लिखिए, लास्ट सुल्तान ऑफ हुसैन शाही डायनेस्टी। लास्ट सुल्तान ऑफ हुसैन शाही डायनेस्टी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है, और ना ही ज़्यादा ये इसके भाई बिट्रेट करके आया था, कोई मजबूत रूलर था नहीं, बहुत से लोग इसका साथ दे नहीं रहे थे, तो ये मतलब उतना सक्सेस हुआ नहीं। ठीक है। तो चाहे इसके लिखिएगा, बहुत से लोगों ने मतलब जैसे रिबेलियन 1533 टू 1538 इसका टाइम पीरियड। तो इसका पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं था। चाहे तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग हिज रेन इन 1534 CE पोर्टुगीज
पोर्टुगीज Portuguese who had earlier arrived in चिटगांव में आए थे ना पोर्टुगीज, चिटगांव, वेयर कैप्चर्ड एंड सेंट टू प्रिजन। इनको पोर्टुगीज को इसने क्या कर दिया, मिसबिहेव के नाम पर इनको भेज दिया जेल में। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, समझौता हुआ, मतलब बाद में उनकी सुपीरियरिटी ज़्यादा निकली, या ये कहा कि आप हमें सुपीरियर मानो, तो उनको बाद में छोड़ दिया। लिखेगा बट लेटर reconciled with them and permitted them to establish factories at चिटगांव एंड हुगली। तो बाद में उन्हीं पोर्टुगीज को इसने कहाँ पर, चिटगांव और हुगली में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का परमिशन दिया। अब ये चिटगांव और हुगली में फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, यहाँ पर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब अभी के लिए है स्टोर हाउस, जहाँ पर सामान को खरीद कर इकट्ठा किया जा रहा है और फिर उसको कहाँ पर, शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है दूसरी जगह, और वहाँ से सामान को लाकर शिप से उतारकर फिर उस गोडाउन में रखा जा रहा है। तो जो गोडाउन है जहाँ पर सामान को इकट्ठा किया जा रहा है वो फैक्ट्री है। यहाँ पर प्रोडक्शन से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो कुछ है वो किस में है, पूरी तरह से गोडाउन है, यानी कि सामान को इकट्ठा करने की जगह को यहाँ पर हम फैक्ट्री कह रहे हैं। ठीक है, ये लिखा। अब इसके बाद लाइन पैराग्राफ चेंज कर दीजिए कि गयासुद्दीन का काम खत्म। कैसे, तो लिखिएगा गयासुद्दीन एंड हिज पोर्टुगीज, लिखिए गयासुद्दीन एंड हिज पोर्टुगीज allies were, गयासुद्दीन एंड हिज पोर्टुगीज allies were defeated by कौन, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। कब, इन 1538 CE। तो 1538 में गयासुद्दीन को हटा दिया जाता है और कौन आ जाता है, शेर शाह सूरी, एक नया यानी कि सूर डायनेस्टी का राजा शेर शाह सूरी। और इससे यहाँ पर यानी कि अब बंगाल में क्या आ गया, सूर डायनेस्टी का राज हो गया, यानी सूर अंपायर। तो शेर शाह सूरी बहुत बड़ा राजा है। ये हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि शेर शाह सूरी ने बहुत बड़े साम्राज्य सूर अंपायर की स्थापना की थी, जिसमें पूरा बंगाल और यहाँ तक कि दिल्ली से, यानी कि दिल्ली कहिए, आगरा से इसने क्या किया था,
हुमायूं को भी हराकर भेज दिया था, यानी कि हुमायूं को इंडिया से बाहर कर दिया था। तो शेर शाह सूरी की पूरी कहानी हम लोग अलग से पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के टाइटल के अंदर। यहाँ पर बस इतना जानना है कि शेर शाह सूरी ने गयासुद्दीन और उनके साथी पोर्टुगीज, यानी कि गयासुद्दीन को हटाकर, यानी कि गयासुद्दीन महमूद शाह यानी कि हुसैन शाही डायनेस्टी का खात्मा करके क्या किया, बंगाल पर सूर अंपायर को एक्सटेंड कर दिया। इससे ज़्यादा यहाँ पर मत जानिए। बाकी शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में शेर शाह सूरी की पूरी कहानी पढ़ी जाएगी। अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट लिखिए, लेटर इन 1586, लेटर इन 1586 CE अकबर conquered बंगाल, अकबर conquered बंगाल, और तब ये जाकर अकबर conquered बंगाल एंड मेड इट इनटू ए सूबा, या यूं कहे कि मुगल एम्पायर प्रोविंस, मुगल एम्पायर का प्रोविंस बना दिया इसको। तो जैसे हमने देखा था कि बहमनी सल्तनत में प्रोविंस को तरफ कहते थे, तो जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो वहाँ समझें कि वहाँ के प्रोविंस को सूबा कहा जाता था। ठीक है ना, अकबर के टाइम पर। तो ये कहानी ख़त्म होती है बंगाल की यहाँ पर जाकर। अब बंगाल एक इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, मुगल एम्पायर का हिस्सा रहेगा, और मॉडर्न इंडिया में तो फिर बंगाल का पूरी कहानी हम देखते हैं कि इंडिया के अंडर में हम पढ़ते हैं। बंगाल से ही पूरी तरह से पहले गवर्नर जनरल बनता है, फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनता है, तो वो सब कुछ बंगाल में होता है। तो वो मॉडर्न इंडिया कहानी अलग है, यानी अब तक मुगल एम्पायर के बाद अब बंगाल रहेगा तो इंडिया में रहेगा, और फिर 1947 में जाकर बंगाल का विभाजन होता है और ईस्ट पाकिस्तान बनता है, और 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान एक नए देश के नाम से जाना जाएगा जिसका नाम आज हो जाता है बांग्लादेश। तो आज बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो हमारी कहानी जो बंगाल की शुरू हुई वो शुरू हुई कहाँ से बताइए, इलियास डायनेस्टी से। कहाँ शुरू हुई, इलियास डायनेस्टी से। और कौन था इलियास डायनेस्टी का पहला राजा, तो हमें पता है हाजी शमसुद्दीन इलियास खां, वो गया। तो उसके बाद उसका बेटा आया सिकंदर। सिकंदर के बाद की कहानी हमें कुछ खास नहीं पता, लेकिन उसके बाद 1390 में हमें गयासुद्दीन आजम के बारे में पता है। गयासुद्दीन, एक बार मिलाते चलिए, गयासुद्दीन आजम की डेथ के बाद कुछ समय के लिए हिंदू राजा गणेश के बाद फिर इलियास डायनेस्टी का रीस्टेब्लिशमेंट नसरुद्दीन महमूद शाह के अंडर में, बट लंबा नहीं चलता है, 1435 से 1487 तक। उसके बाद फिर हबशीस आ जाते हैं मात्र 7 साल के लिए। हबशीस के आने के बाद 1494 में आते हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह। कौन आते हैं, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह के डेथ के बाद उनका बेटा आता है कौन, नुसरत शाह, नसरुद्दीन नुसरत शाह। नुसरत शाह की डेथ के बाद उसका बेटा आता है अलाउद्दीन फिरोज शाह। अलाउद्दीन फिरोज शाह की हत्या करता है कौन, गयासुद्दीन महमूद शाह। गयासुद्दीन महमूद शाह जब गद्दी पर बैठता है तो इसको कौन हराता है, तो शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी की तो खैर डेथ बहुत पहले हो जाती है, लेकिन 1586 में जाकर अकबर क्या करता है, बंगाल को अपने मुगल एम्पायर में मिलाकर अपना एक प्रोविंस बना देता है। तो
तो कहानी चलती है इलियास डायनेस्टी, उसके बाद हिंदू राजा, उसके बाद फिर अगेन इलियास डायनेस्टी, फिर हुसैन शाही डायनेस्टी, हुसैन शाही के बाद फिर सूर अंपायर यानी शेरशाह सूरी, और उसके बाद मुगल अंपायर। तो इस तरह से बंगाल की शुरुआत होती है इलियास डायनेस्टी से, और अंत में ख़त्म कहाँ होती है? दिल्ली यानी कि मुगल अंपायर में का एक सूबा बनने में बंगाल की कहानी ख़त्म हो जाती है 1586 में। तो अकबर कैसे बंगाल को अपने मिलाता है, शेरशाह सूरी कैसे मिलाता है, ये शेरशाह सूरी में पढ़ेंगे, और अकबर कैसे जीतता है वो अकबर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ पर हमें जो पढ़ना था वो हमने देखा, इलियास के बारे में पढ़ा, हुसैन शाही, दो जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी उनके बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पर बंगाल की हिस्ट्री खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे राज्य पर, ठीक है।